कैसे हो? अच्छे हो? चलिए, आज मैं आप लोगों को पाठ 2 पढ़ाने जा रही हूँ, ठीक है? पाठ 2। तो उसके लिए आपको क्या क्या सामान होना? सबसे पहले आप अपनी हिंदी की किताब ले लीजिएगा, ठीक है? दूसरी बात क्या है कि आप अपने सामने क्लास वर्क भी रख लीजिए, ठीक है? क्लास वर्क है, पेन ले लीजिए हाथ में। अब आपकी अध्यापिका जी सबसे पहले आप लोगों को कवि परिचय पढ़ाने वाली हैं, ठीक है? तो कवि परिचय पढ़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ध्यान से जब अध्यापिका जी बोल रही है तो आपका उच्चारण सही होना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है? अध्यापिका जी को ध्यान से सुनना है, वो क्या बोल रही है, वैसे ही आपको भी पढ़ाई करनी है, ठीक है? चलिए, आप लोग पृष्ठ संख्या 6 निकालिए। पृष्ठ संख्या 6, वह आवाज। अब इसमें वह आवाज दिया गया है, इससे क्या आपको समझ में आ रहा है कि इसमें आवाज के बारे में बताने की कोशिश की जा रही है, अपने मन की आवाज। या आवाज, एक आवाज आती है, वो आवाज कहाँ से आती है? तो इस पाठ के कवि का नाम है विष्णु प्रभाकर। इस पाठ के कवि का नाम क्या है? विष्णु प्रभाकर। ये आपके पाठ के कवि का नाम है। हिंदी के प्रतिष्ठित नाटककार, ये हिंदी के प्रतिष्ठित यानी कि जाने माने नाटककार व कहानीकार हैं। ये नाटककार भी हैं और कहानीकार भी हैं, प्रतिष्ठित। सबसे पहला आपका है प्रतिष्ठित। इनके अतिरिक्त उन्होंने जीवनी, लघु कथा, साहित्य में भी अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। इसके अलावा उन्होंने जीवनी जानते हैं क्या होता है? किसी के जीवन के बारे में लिखना, किसी के जीवन के बारे में पूरी कहानी लिखना। लघु कथा यानी छोटी छोटी कहानियां, इसमें भी इन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। इनके अंदर कितना टैलेंट है इन्होंने बताया है। इनकी पहली लघु कथा क्या थी? सार्थकता। इनकी पहली लघु कथा सार्थकता। सार्थकता। इनकी पहली लघु कथा क्या है? सार्थकता। मुंशी प्रेमचंद द्वारा संस्थापित संपादित हंस पत्रिका में जनवरी 1939 के अंक में प्रसारित हुई थी। 1939, इसको हम लोग हिंदी में कैसे लिखते हैं वो ध्यान से देखिए। 1939, 1939, ठीक है? 1939 मुंशी प्रेमचंद द्वारा एक संपादित पत्रिका था जिसका नाम क्या था? हंस। उसमें इनकी लघु कथा छापी गई थी, उसका नाम था सार्थकता। इनके अब तक जीवन पराग, आपकी कृपा है और कौन जीता कौन हारा नामक 3 लघु कथा संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इन तीनों ही संग्रहों में लघु कथाएं और बोध कथाएं, लघु कथाएं और बोध कथाएं, लघु कथाएं यानी कि छोटी छोटी कहानियां और बोध कथाएं यानी कि सबको याद करा देने वाला, ज्ञान देने वाली कहानियां, दोनों साथ साथ रखी गई हैं। इनकी कहानियों में मनुष्य मनुष्य के बीच बनाई गई सीमाओं पर सहज व्यंग किया गया है। इनकी कुछ रचनाएं, कहते हैं कि इनकी कहानियों में मनुष्य के बीच जो लोग एक बॉर्डर बना देते, सीमा यानी बॉर्डर, तो वो जो बना देते हैं उस पर हंसी किया गया है, मजाक उसका उड़ाया गया है कि इस तरह से मनुष्य को बांधकर नहीं रखना चाहिए। तुम उससे बात नहीं करो, तुम उसके साथ नहीं रहो, ये सब नहीं रखना चाहिए। उसके ऊपर इन्होंने हंसी किया, मजाक किया है। इनकी कुछ रचनाएं भावनात्मक धरातल पर आकर सांप्रदायिक भेदभाव को भुलाने की प्रेरणा देती हैं। इनकी कुछ रचनाएं ऐसी हैं कि भावनात्मक मतलब क्या हुआ? किसी की भावना को समझना और उसके अनुरूप कार्य करना।
सांप्रदायिक भेदभाव को भुलाने की सांप्रदायिक भेदभाव जो होता है, समाज में जो लोग भेदभाव करते हैं उसको भुलाने की कोशिश की गई है। भावनात्मक सांप्रदायिक विष्णु प्रभाकर की सन 1963 के बाद लिखी लघु कथाएं मुख्य रूप से मानवीय संवेदनाओं की रचनाएं हैं। विष्णु प्रभाकर की 1963 के बाद जितनी भी लिखी गई हैं लघु कथाएं मुख्य रूप से मानवीय संवेदनाओं यानी कि मानव को किस तरह से लोग यातना देते हैं और उसे किस तरह से हमें खुश रखना चाहिए उसके बारे में लिखी गई है। उन्होंने द्वंद्व के माध्यम से छिपे शुभ और सुंदर तत्वों को उभारने का कलात्मक प्रयास किया। द्वंद्व मतलब क्या हुआ? द्वंद्व यानी कि हम लोग जो प्रतियोगिता करते हैं किसी भी तरह का हो, या फिर बोलने के बाद विवाद प्रतियोगिता जो होता है, या फिर लिखने की प्रतियोगिता, किसी तरह की प्रतियोगिता जो होती है उसके द्वारा इन्होंने शुभ और सुंदर तत्वों को उभारने की कोशिश किया है। इन रचनाओं की ताकत इनकी सजग सरलता व सहजता में है। इन रचनाओं की ताकत किसमें है? इनकी सजग सरलता व सहजता में है। इनकी रचना जो है बहुत ही सरल होती है और लोगों को जगाने वाला है, यानी कि लोगों को उत्साहित करता है, प्रोत्साहित करता है। सजग सहजता कलात्मक तो ये आपका कवि परिचय हुआ, यानी कि आप लोगों को विष्णु प्रभाकर जी का कवि परिचय अगर लिखना रहे तो आप कहिएगा टीचर इतना बड़ा लिखना है, नहीं इतना बड़ा नहीं लिखना है। इसमें मेन पॉइंट क्या है वो ध्यान से अभी आप लोग पेंसिल से टिक करते चलिए। विष्णु प्रभाकर हिंदी के प्रतिष्ठित नाटककार व कहानीकार हैं, ठीक है। इनके अतिरिक्त उन्होंने जीवनी, लघु कथा, साहित्य में भी अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। इनकी पहली लघु कथा सार्थकता मुंशी प्रेमचंद द्वारा संस्थापित हंस पत्रिका में जनवरी 1939 के अंक में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद आप लोग फिर वहां से हट जाइए। उसके बाद यहाँ लिखिए, इनकी कहानियों में मनुष्य के बीच बनाई गई सीमाओं पर सहज व्यंग किया गया है, ठीक है। फिर यहीं पे आप पूर्ण विराम दे दीजिए। फिर विष्णु प्रभाकर की सन 1963 के बाद लिखी लघु कथाएं मुख्य रूप से मानवीय संवेदनाओं की रचनाएं हैं। इन रचनाओं की ताकत इनकी सजग सरलता व सहजता में है। बस इतना ही आप लोगों को कवि परिचय में लिखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना प्रसंग। अब प्रस्तावना प्रसंग में क्या है? हर किसी के भीतर एक गीत सोता है। हर किसी के भीतर एक गीत सोता है जो उसी का प्रतीक्षामान होता है। कहते हैं हर किसी के भीतर एक गीत सोता है जो कि उसकी इच्छा के अनुसार, जो उसी का प्रतीक्षामान होता है, यानी कि उसकी प्रतीक्षा करता है, उसकी इच्छा के अनुसार ही वो बाहर निकलता है। यानी कि कोई भी ऐसा बच्चा, बहुत बच्चे हैं तो सभी बच्चों का स्वभाव एक जैसा नहीं होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि आपके मुंह पे कुछ भी बोल दिए, या फिर अगर उनकी इच्छा है डांस करने की, गाना गाने की, आपके सामने गा लेते हैं, नाच लेते हैं। लेकिन क्या सभी बच्चे ऐसा करते हैं? नहीं, कुछ शर्माते हैं, आता है लेकिन वो नहीं कर पाते, वो दिखाने की कोशिश नहीं करते हैं। यानी उनके मन में इच्छा है पर वो कर नहीं पाते हैं। तो उसे उभारने की कोशिश इस पाठ में की जा रही है। कहते हैं कि कोई उसे छूकर जगा दे, जमी परते पिघला दे और एक धार बहा दे। इसमें कहा गया है कि कोई उसे छूकर, अभी पहले ही मैंने आप लोगों को बताया कि अगर किसी के मन में इस तरह की कोई इच्छा होती है तो आपको जगाना चाहिए कि नहीं तुम ये कर सकते हो।
अगर तुम्हारे अंदर ये है, ये प्रतिभा है, तो तुम क्यों नहीं दूसरों के सामने बताते हो? बताना चाहिए, तो जगाने वाला होना चाहिए। हर कोई उसमें इच्छा नहीं जगा सकता है। अब जैसे उदाहरण के तौर पर ले लीजिए कि अब घर में 2-3 भाई बहन है, एक को डांस करना आता है, एक को गाना आता है, एक ड्राइंग अच्छा करता है, लेकिन वो किसी को बताता नहीं है। नाचने आता है लेकिन वो किसी के सामने नाचता नहीं है। उसका 2 कारण होता है, एक या तो डर होता है या फिर शर्म आता है। यही 2 रीजन होता है, यही 2 कारण है। तो उसकी प्रतिभा को, उसके अंदर छिपी हुई प्रतिभा को हमें बाहर निकालना है। मन में है लेकिन वो हम बाहर नहीं कर रहे। मान लीजिए कोई चोरी से कुछ खा लेता है, चोरी कर लेता है, कोई भी सामान लेके चल देता है चुरा के, तो उसके मन से आवाज जरूर आती है कि तुमने यह काम किया। उसे ऐसा लगता है कि मैं बोल दूं, लेकिन वो बोलता नहीं है। वो कोशिश करता है बोलने की, लेकिन वो बोल नहीं पाता है। हर किसी के भीतर एक गीत सोता है जो उसी का प्रतीक्षामान होता है। हर किसी के भीतर एक गीत सोता है जो उसी का प्रतीक्षामान होता है कि कोई उसे छूकर जगा दे, कि कोई उसे छूकर जगा दे, जमी परतें पिघला दे। जमी हुई परत जो है उसे वो पिघला दे। एक परत बैठ गया है, उसे वो पिघला दे और एक धार बहा दे, और एक ही धार बहा दे, ज्यादा नहीं, एक धार बहाने के लिए कहा जा रहा है। अब इसमें दिया गया हर किसी के भीतर एक गीत सोता है का क्या अभिप्राय है? यानी इससे अभिप्राय ये है कि हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी प्रतिभा छुपी हुई है जो कि उसे बाहर निकालने की कोशिश नहीं करता। उसके अंदर कुछ ऐसा है जो कि छुपा हुआ है, वो बाहर निकालने की कोशिश नहीं कर रहा है। सबको अपने मन की बात सुननी चाहिए। इस बारे में आपका क्या विचार है? सबको अपने मन की बात सुननी चाहिए। अब मान लीजिए कि आपको मन कर रहा है मुझे पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना है, लेकिन ध्यान कहाँ इधर उधर खेलने पे, तो क्या आप कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर अपने मन की बात हम लोग मानना शुरू किए तो शायद हम सही रास्ते पर चल सकते हैं और अपनी मंजिल पा सकते हैं। तीसरा, हमारा मन हमें बुरे काम करने से कैसे रोकता है? हमारा मन हमें बुरे काम करने से कैसे रोकता है? मैं तो बता रही हूँ, अब आप लोग भी कोशिश कीजिएगा अपने मन की बात लिखने की। ये नहीं जो अध्यापिका ये जो बताएं वही हम लोग लिखते, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। कहते हैं कि हमारा मन हमें बुरे काम करने से कैसे रोकता है। तो हम जब भी कोई बुरा काम करते हैं तो हमारे मन से एक आवाज आती है, रुको तुम ये गलत करने जा रहे हो, रुको तुम ये गलत करने जा रहे हो। वो हमारे मन की आवाज है। हो सकता है हमारे कानों तक वो आवाज नहीं आती हो सकता है हमारे कानों तक वो आवाज नहीं आती हो, लेकिन ये हमारे मन की आवाज होती है जिसे कि हमें सुनना चाहिए। इस तरह से वो हमें बुरे काम करने से रोकता है। हम लोग कोई भी बुरा काम करने के लिए जाते हैं तो हमारे मन से एक आवाज निकलती है जो कि हमें रोकता है कि बुरे काम नहीं करने चाहिए। अब हम लोग पाठ की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग पाठ की तरफ बढ़ते हैं। कभी परिचय आप लोगों का हो गया। मंटू जब स्कूल से लौटा तो बहुत थका सा था। मंटू जब स्कूल से लौटा तो बहुत ही थका था। घर के दरवाजे पर प्रवेश करते वह अपनी माँ को मुस्कुराते हुए पाता है। वो जब प्रतिदिन स्कूल से घर आता है तो उसकी माँ दरवाजे पर खड़ी हो जाती है और उसका चेहरा जो है मुस्कुराता हुआ दिखता है। आज उसकी माँ वहां नहीं थी। वह अंदर घुसा चला आया। उसने अपने कमरे में जाकर बस्ता पटका और माँ की तलाश में निकल पड़ा। आज जब वो विद्यालय से घर लौटा तो उसकी माँ उसे दरवाजे पर दिखाई नहीं दी। अब वो परेशान हो गया कि आज माँ दरवाजे पर क्यों नहीं है।
वो अंदर गया, अपना बैग उठा के फेंक दिया, बस्ता यानी उसका बैग, उसे उसने फेंक दिया और माँ को खोजने के लिए निकल पड़ा। तलाश यानी खोज, तलाश यानी खोज। उसका जी कर रहा था कि वह झपट कर माँ के गले से लिपट जाए और रोना मुंह बनाकर उसे डांट पिलाए। उसे ऐसा लगा कि माँ जैसे मिले उसे झपट कर पकड़ ले, गले लगा ले और रोनी सूरत बनाकर उसे डांटे। आज तुम दरवाजे पर क्यों नहीं मिली? मुझे जोरों की भूख लग रही है। और उसे क्या बोलना चाहता अपनी माँ से कि आज तुम मुझे दरवाजे पर खड़ी क्यों नहीं मिली? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। जब विद्यालय से बच्चे घर जाते हैं, आप लोग जब घर जाते हो तो स्वाभाविक है कि जब आप घर पहुंचते हैं तो आपकी इच्छा होती होगी कि माँ मुझे जल्दी से मिल जाए और मुझे कुछ खाने को दे दे। जब तक आप यूनिफॉर्म चेंज करते हो तब तक मम्मी खाने के लिए तैयार जो भी सामान है रेडी कर देती है, यानी तैयार कर देती है और आप लोग फटाफट पैर हाथ धो के बैठ जाते हैं खाने के लिए। तो वही मंटू की आदत वही थी। आज उसकी माँ उसे दिखाई नहीं दी। सबसे पहले आज का होमवर्क आप लोग नोट कीजिएगा कि कठिन शब्द पहले लिख करके फिर कवि परिचय लिखना है। कवि परिचय का जो कठिन शब्द मैंने दिया उसे आप लोग क्लास वर्क में लिखोगे। ये आपको क्लास वर्क में लिखना है। उसके बाद फिर हम लोग आगे पाठ पढ़ेंगे। भूख की याद आते ही उसे लगा कि वह जैसे सचमुच ही भूखा है। जैसे उसे भूख की याद आई वैसे उसे लगा कि नहीं, मैं तो सचमुच भूखा हूँ। रोज ऐसा होता था, स्कूल से आने पर माँ उसे खाने के लिए दे देती थी, लेकिन आज सब कुछ उलट पुलट हो गया। आखिर बात क्या है, माँ कहाँ गए? अब वो टेंशन में है कि प्रतिदिन मैं जब स्कूल से घर आता था माँ मुझे खाने के लिए कुछ देती थी, आज माँ घर में दिखाई नहीं दे रही। आखिर बात क्या, वो कहाँ चली गई? वो बेचैन सा हो गया। सोचता सोचता और रसोई के पास वाले कमरे में जा पहुंचा। वहीं बैठकर वे लोग खाना खाया करते थे। जहां वो खाना खाया करते थे वहीं जा करके वो देखने लगा। वे लोग बहुत अमीर नहीं थे, उनके घर में बढ़िया सी खाने की मेज भी नहीं थी, लेकिन फिर भी जिस दिन किसी का खाना होता उस दिन 2-3 छोटी छोटी मेजें जोड़कर उन पर चादर बिछा दी जाती और खाना लगा दिया जाता था। वे लोग बहुत अमीर नहीं थे, मध्यम वर्गीय परिवार में थे। तो वो लोग क्या करते थे, जब कोई आते थे उनके घर में तो छोटा छोटा 2-3 टेबल लगा करके उसको जोड़ देते थे, बड़ा हो जाता था। उसके ऊपर एक बेडशीट बिछा देते थे, हो गया डाइनिंग टेबल बन जाता था। और सभी लोग उसके चारों तरफ अपना अपना छोटा छोटा चेयर था उनके घर में, वो चेयर लगा के खाने के लिए बैठते थे। सभी लोग इकट्ठा बैठ करके खाना खाते थे। ऐसे एक एक टेबल पे बैठ के खा लेते थे। लेकिन उस दिन उसने देखा कि वो टेबल लगा हुआ है, तो समझ में आ गया कि आज जरूर कुछ बात है। धन्यवाद बच्चों, हम लोग अगली कक्षा में मिलेंगे तो इस लेसन को पढ़ाएंगे।